वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक फॉर क्लास 8। कंप्लीट चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो बच्चों, संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए वो रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है। और पेट्रो रसायन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम जो होता है उसके परिष्करण से जो रसायन मिलते हैं, जो उत्पाद मिलते हैं, उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे? पेट्रो रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रूप रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेयॉन एक संश्लेषित पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा हम रेयॉन को नहीं कह सकते क्योंकि इसे कास्ट लुगदी यानी वुड पल्प जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और वुड पल्प यानी कास्ट लुगदी वो किससे मिलती है? वो हमें पेड़ों से मिलती है, इसलिए ये एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित जो है इसमें आपने शब्द भरने हैं। पहला क्या है? संश्लेषित रेशे अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित भी कहलाते हैं और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख भाग है इसका। ख भाग है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? कच्चा माल क्या कहलाता है? अभी हमने किया पेट्रो रसायन कहलाता है। ग भाग है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? प्लास्टिक भी एक तरह का संश्लेषित रेशा है। प्रश्न 4 नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हैं। तो जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाएंगे ऐसे उनसे जो है निर्मित 2 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं, जिससे आपको ये पता चले कि नायलॉन रेशा जो है वो बहुत ही प्रबल होता है, मजबूत होता है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे पैरासूट बनाए जाते हैं, तंबू बनाए जाते हैं और रस्से भी बनाए जाते हैं। और नायलॉन का जो रेशा है वो स्टील के तार से भी ज़्यादा प्रबल है। प्रश्न 5 खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो ये हम कर चुके हैं, जब हमने चैप्टर किया था तो प्लास्टिक के क्या क्या लाभ हैं वो हमने किए थे। तो प्लास्टिक पात्रों के लाभ क्या हैं? यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते, यह मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं। तीसरा क्या है? यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। थर्मोप्लास्टिक यानी ये आसानी से मुड़ सकता है। थर्मोसेटिंग में क्या होगा? ये आसानी से मुड़ नहीं सकते। गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गर्म अगर हम करेंगे तो इसका आकार जो है बदल जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होता ऊष्मा का। नेक्स्ट, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग क्या है? इसका पुनः उपयोग नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये हमने किया था कि इसको गर्म करने पर किसी भी सांचे में इसको ढाला नहीं जा सकता। इसको केवल एक ही बार गर्म करने पर एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है। जैसे इसमें उदाहरण है बेकेलाइट या मेलामाइन, जिसके हमने पढ़ा था कि स्विच बनाए जाते हैं या जो बर्तन हैं उनके जो हत्थे हैं वो बनाए जाते हैं मेलामाइन के। उदाहरण थर्मोप्लास्टिक का अगर आप लें तो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है? डेगची के हत्थे क्यों बनाए जाते हैं। और ख है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो बेकेलाइट से बनते हैं, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, ये सब क्यों बनाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है।
सो फर्स्ट है डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो विद्युत का क्या है, कुचालक है और अग्नि और उष्मा को ये सह लेते हैं और पिघलते नहीं हैं, इसलिए डेगची के हत्थे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। विद्युत प्लग ख भाग है, विद्युत प्लग, स्विच बोर्ड, प्लग बोर्ड ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी बैकेलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है और चिरस्थायी होता है यानी लंबे समय तक ये चलता है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, उसमें आपको वर्गीकृत करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, टेलीफोन यंत्र है, इसको ये टेलीफोन यंत्र जो होगा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होगा जिसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। इसमें आप देख सकते हो टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच, इनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। और बाकी जो है इसमें खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक से बने हैं और इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? आप बताइए, सोचिए, आपको गर्मी में कैसी कमीज़ें पहनना अच्छा लगेगा, सूती कमीज़ पहनना चाहोगे या संश्लेषित? तो सबको जवाब पता है कि राणा को जो है कैसी कमीज़ खरीदनी चाहिए, सूती कपड़े की कमीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो छिद्र युक्त होता है और सूती कमीज़ें जो होंगी वो पसीना सोख लेती हैं, जबकि संश्लेषित कमीज़ें पसीने को नहीं सोखती और ना ही वो छिद्रयुक्त होती हैं, जिससे कि पसीने का वाष्पीकरण नहीं होगा। जो संश्लेषित कपड़ा है उससे वाष्पीकरण नहीं होगा और वाष्पीकरण नहीं होगा तो हमें गर्मी लगेगी, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। प्रश्न 10 क्या है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक असंक्षारक है, क्यों? क्योंकि यह हवा, पानी आदि से क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये संक्षारक नहीं है। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन जो हैं वो प्लास्टिक की बोतलों में संचयित किए जाते हैं। पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जा सकता है। इसके अलावा अचार, खाद्य पदार्थ ये सब प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं और इन्हीं से पता लगता है कि प्लास्टिक की प्रकृति जो है वो असंक्षारक होती है। इस पे जंग नहीं लगता, कोई किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्या दांत साफ करने के ब्रश के हैंडल और शूक यानी ब्रिस्टल्स जिससे दांत साफ करते हैं, दोनों एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उदाहरण स्पष्ट कीजिए। शूक जो है वो दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल वो उसको सहारे के लिए है, पकड़ने के लिए। शूक जो है वो कैसे होने चाहिए, नरम, लचकीले और मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। अगर दोनों एक ही पदार्थ के बनेंगे तो जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए ब्रश के हैंडल और शूक वो जो है विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक जो है ये हम कर चुके हैं, प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, लेकिन साथ साथ ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि यह न तो जल्दी जलता है और ना ही प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा यह आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक हो कम से कम करना चाहिए और इसके लिए हमने 5RS फॉर्मूला किया था। 5RS में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, रिफ्यूज़। हमें जो है इसको कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ ना हो। अगर यूज़ होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, यानी कम से कम यूज़ हो। ठीक है, कम से कम यूज़ करना, रिड्यूस। थर्ड क्या है, अगर हम उसको जो है हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम कैसे उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड फार्मूला हमारा रीयूज़ होगा। ठीक, एंड फोर्थ क्या है हमारा, रीपर्पज़। रीपर्पज़ का मतलब क्या है कि एक पर्पज़, मान लीजिए आपके पास कोई कॉफ़ी मग है, आपने उसका यूज़ कर लिया, लेकिन क्या है कि वो कॉफ़ी मग जो है वो ख़राब हो गया है,
तो उसको आप किस तरह से रीपर्पज़ कर सकते हैं, किसी और काम में उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेन स्टैंड वगैरह बनाया जा सकता है। यानी ये क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है, रीपर्पज़ उसका कैसे किया जा सकता है। 5th पॉइंट जो रहेगा वो है रीसाइकल, यानी जो भी हमारे पास प्लास्टिक का सामान है उसको इधर उधर फेंकने से बेटर है कि उसको रीसाइकल के लिए फैक्ट्रियों तक हमें पहुंचाना चाहिए। ठीक है, जो कबाड़ी वाले हैं उन तक उसको पहुंचाए ताकि वो आगे उसको फैक्ट्रियों तक लेकर जा सकें। हमें इधर उधर उसको फेंकना नहीं चाहिए और इस तरह 5Rs फॉर्मूले को हमें अपनाना चाहिए ताकि यह पर्यावरण हितैषी हो सके। प्रश्न 13 क्या है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करना है। तो देखिए पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर कपड़े में जो है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। टेफ्लॉन क्या है, ये हमने किया था, टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। हमने आपको नॉन स्टिक बर्तनों के बारे में बताया था, तो नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज रेयॉन। रेयॉन क्या है, कास्ट लुगदी का उपयोग करके इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट नायलॉन। नायलॉन पैरासूट और जो जुराबें होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो जो संश्लेषित रेशे हैं उनका औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो तो प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, लेकिन जो संश्लेषित रेशे हैं उनके स्रोत वो प्राकृतिक नहीं हैं, वो कृत्रिम स्रोत हैं, पेट्रो रसायनों का यूज़ करके वो बनाए जाते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं हैं और इसी के कारण संश्लेषित रेशों का जो निर्माण है वो वनों के संरक्षण में, यानी उसके लिए वनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लकड़ियों की या वुड पल्प की, आप जिसको कास्ट लुगदी कहते हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे वन जो है उनकी रक्षा हो रही है। प्रश्न 15 क्या है, यह प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इसके लिए आपके पास कुछ थर्मोप्लास्टिक चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसी वस्तुएं जो थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई हों। ठीक है, तो जैसे कि पॉलीथीन ले लिया आपने, पीवीसी है, नायलॉन, पॉलिस्टायरीन आदि। चित्र में दर्शाए परिपथ को पूर्ण कीजिए और उसमें सेल लगा लीजिए, बल्ब है, तांबे की तार है और ए और बी 2 पॉइंट है आपके। आप दोनों टर्मिनल जो ए और बी है इसके बीच में आप नायलॉन का टुकड़ा रखिए। यदि बल्ब प्रकाशित हो जाता है तो इट मीन्स क्या है कि ये जो नायलॉन है ये विद्युत का सुचालक है, नहीं तो कुचालक है। अब ये क्रिया अन्य पदार्थों के साथ आप बारी बारी से दोहरा सकते हैं। जो भी आपने वस्तुएं घर में से इकट्ठी की हैं, जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, या कोई किसी तरह का और पेन आप ले सकते हो, प्लास्टिक का पेन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सी वस्तुएं विद्युत की सुचालक हैं, कौन सी वस्तुएं विद्युत की कुचालक हैं। तो लास्ट में आप पाओगे कि जो भी आपने वस्तुएं ली हैं वे जो है सारी विद्युत की कुचालक हैं, यानी कंक्लूजन यही है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है। और सुचालक के लिए आप लोहे के पिन लगाकर देख सकते हो, आप सेफ्टी पिन लगाकर देख सकते हो, ठीक है, लोहे की कील लगाकर देख सकते हो कि वो विद्युत की सुचालक है या कुचालक है। तो आप दोनों में अंतर इसमें देख सकते हो कि कैसे वस्तुएं सुचालक हैं और कैसी वस्तुएं कुचालक हैं। सो ये थे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन।